हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेरा नाम है कृति कुमारी अग्रवाल। तो बेसिकली हमारे लेक्चर के अंदर आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में पेपर 2 जो लॉ है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उस सब्जेक्ट को बेसिकली पढ़ें कैसे, और कुछ उसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगी कि कुछ चीज़ें याद करने की पर्टिकुलरली। और अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया है हमारे चैनल को, तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको कुछ करंट अफेयर्स मिलेंगे, प्लस अदर कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स भी मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जाके फॉलो कर लो, ठीक है। चलो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट लॉ की। तो एनवायरनमेंट लॉ, बेसिकली एनवायरनमेंट लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इसको बनाया गया, कौन से आर्टिकल के रिस्पेक्ट में इसको पास किया गया है इस लॉ को। तो ये कुछ 3 चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला, कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके अंदर इस लॉ को बनाया गया है। तो कई सारे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स और कन्वेंशंस हुए एनवायरनमेंट को लेकर, और जिसकी पार्ट मतलब उस अग्रीमेंट और उन कन्वेंशंस में इंडिया भी एक पार्टी थी। तो यहाँ पर इंटरनेशनल अग्रीमेंट को इफेक्ट में लाने के लिए इंडिया के अंदर नेशनल लेवल पर ये हमारा आर्टिकल है 253। तो ऐसे ही कई सारे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स या कन्वेंशंस जो हुई थी उसी को नेशनल लेवल पर इफेक्ट में लाने के लिए हमने इस लॉ को पास किया। अच्छा, वो कई सारी कन्वेंशंस में से कौन सी कन्वेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972। इसी के अंदर बेसिकली इंडिया ने एक कमिटमेंट किया था कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेजिस्लेशन बनाएंगे। इसके बाद एक इंसिडेंट हुआ, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 के अंदर। ईयर आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। 1972 स्टॉकहोम कन्वेंशन, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984। इस इंसिडेंट के बाद से ही बेसिकली और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी कि हमें एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉ की ज़रूरत है, तो ये पास किया जाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इसका बेसिकली स्कीम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है पूरे एक्ट का। तो चैप्टर नंबर 1 या मैं बोलूँ सेक्शन नंबर 1 and 2 प्रिलिमिनरी, सेक्शन नंबर 3 to 6 जनरल पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन नंबर 7 to 17 प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट, एंड सेक्शन नंबर 18 to 26 मिसलेनियस प्रोविजंस। और इसकी एनैक्टमेंट डेट आपको याद रखनी है 23 मई 1986 एंड एक्ट नंबर है 29 of 1986। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद एक आता है डेफिनेशन क्लॉज। हर एक्ट, जैसे एनवायरनमेंट लॉ के अंदर कई सारे एक्ट आप देखोगे, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके अलावा भी कई सारे एक्ट्स हैं। तो ये तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स बताए जो आपको याद रखने ज़रूरी हैं, जो आपको पढ़ने ज़रूरी हैं इस एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, हर एक्ट का डेफिनेशन क्लॉज भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको पता नहीं होगा कि कौन सी डेफिनेशन पहले दे रखी है कौन सी बाद में, तो आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इनकी ये सारी डेफिनेशंस इस एक्ट के अंदर दे रखी हैं सेक्शन नंबर 2 के अंदर। अब ये क्लॉजेस कैसे याद करोगे? तो इसके लिए है कि यहाँ पर एक ट्रिक। वातावरण खराब है, टेंट लगाओ जंक्शन पर, हाथ से सब मिलकर बोलो ओ प्रभु। तो ये लाइन बस आप याद रख लो। जैसे वातावरण से हो गया एनवायरनमेंट, पोल्यूटेंट से हो गया टेंट, पॉल्यूशन से हो गया जंक्शन, हैंडलिंग से हो गया हाथ, सब्सटेंस से हो गया सब, ऑक्यूपायर से हो गया ओ, प्रिस्क्राइब्ड से हो गया प्रभु। तो इजी ये आपके लिए ट्रिक है, ये याद कर लोगे तो आपको पूरे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के जितनी भी डेफिनेशन क्लॉज हैं ये आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद कुछ अदर सेक्शंस और हैं जो इम्पॉर्टेंट है इस रिस्पेक्ट में, एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में। सेक्शन नंबर 3 बात करता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की, 4 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर की, 5 बात करता है पावर टू गिव डायरेक्शन, 6 बात करता है कुछ रूल्स की, ठीक है, रूल्स टू रेगुलेट। सेक्शन नंबर 10 बात करता है पावर टू एंट्री एंड इंस्पेक्शन। सेक्शन नंबर 11 बात करता है पावर टू टेक सैंपल। तो ये अदर कुछ सेक्शंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर ये पूछे गए हैं। तो इसको याद करने की भी एक ट्रिक है। जैसे सी, सेंट्रल गवर्नमेंट से हो गया सी, अपॉइंटमेंट से हो गया ए, डायरेक्शन से हो गया डी, या रूल्स से हो गया आर, इंस्पेक्शन से हो गया आई, और सैंपल से हो गया एस। तो ये आपने याद रखना है, CADR, कैडर इज़। तो कैडर इज़ बस इतना याद रख लो, इससे आपको इतना तो पता चल जाएगा कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। मैचिंग के तौर पे ही आएगा तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कि कौन सा
प्रोविज़न जो है वो पहले दे रखा है, जैसे रूल्स टू रेगुलेट, आपको पता चल गया CADR, आर मतलब चौथे नंबर पे है, यानी कि ना 3 में डिफाइंड है ये, ना 4 में, ना 5 में। तो ऑप्शंस में जो गिवन होगा ना उसके अकॉर्डिंगली आप एक गेस वर्क कर लोगे यहाँ पे अच्छे से। तो कैडर इज़, तो ये ट्रिक इसकी है इन सेक्शंस की, ये भी आप याद रखना। अच्छा, तो आज का सेशन सिर्फ इतना ही था, शॉर्ट एंड सिंपल स्वीट। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में हमने डिस्कस किया, इसको पढ़ना कैसे है, चैप्टराइजेशन की स्कीम आपको याद रखनी है, डेफिनेशन क्लॉज याद रखना है, एनैक्टमेंट डेट याद रखनी है, एक्ट नंबर याद रखना है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बीच में जो सेक्शंस होते हैं वो भी याद रखने हैं, क्योंकि मैचिंग में या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एनवायरनमेंट लॉ के अंदर कई सारे जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस या अग्रीमेंट्स हुए हैं, उनके ईयर आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ईयर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में कौन सा कन्वेंशन और कौन सा अग्रीमेंट हुआ था, कौन सा एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था। जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, वाटर एक्ट कब हुआ था, एयर एक्ट कब हुआ था, नॉइस पोल्यूशन एक्ट कब हुआ था। तो इस तरीके से अदर कितने सारे एक्ट्स हैं एनवायरनमेंट को लेकर जो मैंने आपको बताया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, तो कौन कौन से ईयर में ये पास किए गए। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं एनवायरनमेंट लॉ के, केसेस के कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो केसेस कुछ रिसेंट से लिए गए हों या कुछ केसेस पुराने भी होते हैं। तो केसेस से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा केस कौन से बेसिकली कुछ डॉक्ट्राइन दे देंगे एनवायरनमेंट लॉ के रिगार्डिंग या कुछ प्रिंसिपल्स दे देंगे, आपको मैच करके बताना होगा कि कौन से प्रिंसिपल से ये मैच करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं एनवायरनमेंट लॉ से UGC नेट एग्ज़ाम के अंदर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मैचिंग, या आपसे ईयर पूछ लेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, या सेक्शन नंबर पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। केसेस तो इम्पॉर्टेंट है ही, MC मेहता का केस वेरी इंपॉर्टेंट है ही। स्टॉकहोम कन्वेंशन इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर इनिशिएटिव्स हुए हैं एनवायरनमेंट को लेकर। इसके बाद अर्थ समिट इंपॉर्टेंट है और रियो दी जेनेरियो वो इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। और अभी तक अगर आपने हमारी लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, जैसे UGC नेट के रिस्पेक्ट में एक पेपर 1 के लिए मैंने वीडियो बनाया था और एक मैंने बनाया था ज्यूरिस्प्रूडेंस के रिगार्डिंग, जिसमें हमने ऑस्टिन के बारे में डिस्कस किया था। सो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो वो भी जाके देख लो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें लेके आऊँगे कुछ आपके लिए और इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स इस एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।